लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम स्मॉग के तदारुक के लिए अमली इकदाम ना करने पर बरहम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का डीजी माहौलियात को फौरी तब्दील करने का हुक्म। शेखुपुरा, हफ्जाबाद, गुजरावाला के डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले करें। लाहौर हाई कोर्ट इन अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर रहा हूँ। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से यह कहा गया। मजीद कहा कि अदालत ने हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर पर भी बरहमी का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी तो सोए हुए हैं, कमिश्नर लाहौर दावे करते हैं कारकर्दगी कुछ नहीं। क्या सिर्फ ये हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियों का ऐलान कर दें? लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर यह समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम स्मॉग के तदारुक के लिए अमली इकदाम ना करने पर बरहम हो गए। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मरला ज़मीन पर मालिक को बगैर मुआवजा अदायगी रोड बनाने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। अदालत ने हुकूमत पंजाब को 30 दिन के अंदर ज़मीन की मौजूदा रेट के मुताबिक मुआवजे की अदायगी का हुक्म भी दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मालिक को जमीन का मुआवजा अदा किए बगैर सड़क बनाने पर पंजाब हुकूमत को 10 लाख जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन में मौजूदा रेट के मुताबिक जमीन की कीमत अदा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुजरांवाला में लियाकत अली नामी शहरी की 9 मरला जमीन पर रोड की तामीर पर मुआवजा की अदायगी से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत की। फजूल मुकदमाबाजी करने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सरकार ने किसी की जमीन पर बगैर इजाजत और मुआवजा रोड कैसे बनाई। दरखास्त गुजार ने सरकार को जमीन गिफ्ट नहीं की और न ही सरकार ने कानून के मुताबिक जमीन एक्वायर की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हकीकी मुकदमात साइड लाइन करके फजूल और बेबुनियाद मुकदमात फाइल किए जाते हैं। अवामी मसाइल के साथ साथ अदालती वक्त का ज़िया किया जा रहा है। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के मालिक के हक में हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सेक्रेटरी दाखिला ने चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि अगर कमीशन जेल में समाअत करना चाहता है तो वजारत कानून से राय ले लेते हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन में तौहीन कमीशन के केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पेश न हुए। चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट कमीशन में पेश की। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मावन वकील ने इस्तदा की कि वकील चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, समाअत मुलतवी की जाए। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी ने चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी के हवाले से तहरीरी रिपोर्ट पेश की। मेंबर कमीशन ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक इनकी पेशी के हवाले से सिक्योरिटी खदशात हैं। क्या जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं? सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि अगर आप जेल में समाअत करना चाहते हैं तो हम नोटिफाई कर देते हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। आइन और इलेक्शन एक्ट के अलावा कोई कानून इस पर लागू नहीं होता, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि मामले पर वजारत कानून से राय ले लेते हैं। फवाद चौधरी के वकील पेश हुए और कहा कि फवाद चौधरी अडियाला जेल में है। मेंबर कमीशन ने कहा इस पर हम ऑर्डर कर देते हैं। केसेस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद को बाजियाब ना कराने और पुलिस अफसरान और दीगर अदम दिलचस्पी पर इजहार बरहमी। अदालत में पेशी ना होने पर पुलिस अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म जेआरटी सरबराह को भी तलब कर लिया गया। मजीद बता रहे हैं लियाकत अली राना इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो और जस्टिस अमजद सेहतो पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की समाअत शुरू हुई तो पुलिस ने जो रिपोर्ट्स अदालत में पेश की, अदालत ने इन रिपोर्ट्स पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इनको मुस्तरद कर दिया। अदालत ने गुलशन इकबाल से लापता होने वाले अजहर अब्बास के बारे में इस्तफसार किया तो तफ्तीशी अफसर के बारे में मालूम हुआ कि वो तो अदालत में ही नहीं है। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने पूछा कि हमने एसपी गुलशन इकबाल को भी तलब किया था, वो कहाँ है? बताया गया कि वो भी अदालत नहीं आए। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए दोनों अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया और एसएसपी गुलशन इकबाल को हुक्म दिया कि दोनों अफसरान को गिरफ्तार करके 25 नवंबर को अदालत में पेश किया जाए। ताहम समाअत खत्म होने के कुछ देर के बाद एसपी गुलशन इकबाल अदालत में पेश हो गए और ताखीर से आने की वजह दूसरी बेंच में पेशी बताई। अदालत ने एसपी गुलशन इकबाल की इस्तदा पर वारंट गिरफ्तारी का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने पुलिस और सूबाई हुकूमत
हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि एक तरफ पुलिस और सूबाई हुकूमत कहती है कि बंदा हमारे पास नहीं है, अगर लापता शहरी सूबाई हुकूमत के पास नहीं है तो फिर कहाँ गए? इन JITs इजलास का क्या फायदा जब बंदा ही बरामद नहीं कर सकते? अदालत ने नोटिस जारी करते हुए JIT सरबराह को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, लापता शहरी को लाकर अदालत में पेश करो वरना IG सिंध को अदालत में तलब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने 9 मई से मुतल्लिक केस में शेख रशीद अहमद की पिटीशन पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि उनके खिलाफ ऐसे शहरों में केस बने हैं जो देखे भी नहीं। उन्होंने कहा कि वो और नवाज शरीफ एक ही दिन पाकिस्तान आए, उन्हें नज़र लग चुकी है, इंतज़ार में है कि नवाज शरीफ को कब नज़र लगेगी। ये उनकी मेहनतों का नतीजा है कि केस कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरा ख्याल है हो गए हैं, और आज जो एतराज़ लगाया गया था वो सरदार राज़िक साहब पेश हुए और उन्होंने वो ओवर रूल कर दिया। मुझे पता हो कि मेरे खिलाफ क्योंकि बाद ऐसी जगह पर केस रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर किए गए हैं चिल्ला के दौरान, जो शहर मैंने देखे ही नहीं, लसबेला मैंने नहीं देखा, जो उनको किस किस शहर का मैं नाम लूँ। पाकिस्तान में खामोश है, एक नवाज शरीफ खामोश है, एक शेख रशीद खामोश है। सो 21 तारीख को वो आया, 22 को मैं आया। सो 2 बंदे इस वक्त मुल्क की सियासत में खामोश हैं, एक नवाज शरीफ और एक शेख रशीद। मैंने तो सारी उम्र गेट नंबर 4 का उसकी तरह साथ दिया है जिस तरह उसने लंदन में था और डॉर्चेस्टर के नीचे फिर रहा था जब एक्साइज एंड टैक्सेशन का फ़ोन आया कि आपको वज़ीर बनाया जा रहा है। मैंने तो सारी उम्र साथ दिया, लेकिन मुझे नज़र लग गई, उसको कब नज़र लगने वाली है ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि मईशत और लोड शेडिंग से बड़ा मसला दहशतगर्दी है। किसने कहा था कि काबुल में तालिबान हुकूमत को एंगेज करें, और किसने कहा था कि दहशतगर्दी के दर्जनों वाक़यात में मुलविस लोगों से मुज़ाकरात करें। मजीद कहा कि पिछले 20 साल के हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। कौमी असम्बली सेनेट को एतमाद में लिए बगैर दहशतगर्दों को छोड़ दिया गया। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मुल्क से इस नासूर को खत्म करना है जो दहशतगर्दी का नासूर है। ये इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग से भी बड़ा नासूर है। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाक़यात किए थे, उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? मैं बड़ी हम्बल गुजारिश करूंगा रेलेवेंट लोगों से और खासकर वजीर दाखिला से और हुकूमत से कि काइंडली आपके एक क्लियर कट प्रोग्राम बना के आप इस हाउस में, चूंकि इस वक्त नेशनल असम्बली नहीं है, आप इस हाउस में शेयर करें। ये सब आपके कॉलीग्स हैं दोनों साइड ऑफ द हाउस। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स सबसे पहले दें और पिछले 15 साल 20 साल के दें ताकि हमें पता चले। मुझे तो पता है, आई हैव बीन थ्रू दोज ब्रीफिंग्स, पर लेट एवरीबॉडी नो इन दिस हाउस कि ये क्या था, 2010 में क्या था, या 8 में क्या था, कैसे करता करता कहां पहुंचा और फिर कहां नीचे आए। हर सियासी जमात को मेहनत करना होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में 16 माह का इत्तेहाद था, सबको बर्दाश्त किया, सबकी सुनी। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि बर्दाश्त का मादा तमाम सियासी जमातों में होना चाहिए। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि 2024 के आम इंतखाबात 75 साल तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर सिर्फ मुल्क की मईशत पर काम करना चाहिए। हमें मिलकर डॉलर और पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करना है। मुझ पर, मेरे खानदान पर झूठे केसेस बनाए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। एस्टेब्लिशमेंट के सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा करती है, सियासी जमातों में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। अवाम के मसाइल इतने ज्यादा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मुल्क का सोचना है। 16 महीनों की हुकूमत में शहबाज शरीफ ने अपनी मनमानी नहीं की, वरना तर्न तख्ता हो जाता। एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे तो अच्छी बात है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात होना अच्छी बात है। मुल्क में जब मुश्किलात में पैदा होते हैं तो सबसे ज्यादा कीमत आवाम को देना पड़ती है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जहाँ भी है वहाँ पर मुल्क तरक्की करता है और इनके साथ मिलकर ही काम करना मुनासिब होता है। जमातों में सियासी कशमकश रहती है, माजी में ऐसा कोई काम भी जो है जिससे हुकूमती तसलसल में ठीक है हसन, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
बुशरा बीबी की नैब पेशी की अंदरूनी कहानी। बुशरा बीबी से फरद शहजादी के बारे में भी पूछगछ हुई। पूछा गया, बुशरा बीबी से तहरीरी सवालनामे में पूछा गया कि फरद शहजादी से आपका ताल्लुक क्या है, अलकादिर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था। पूछा गया कि क्या आपने फ़िक़ह दर्स निज़ामी का कोई कोर्स किया है, क्या आप अलकादिर ट्रस्ट से बतौर मौलमा भी मरात लेती रही है। मजीद क्या पूछा गया उस सवालनामे में, मजीद क्या कुछ था, बताएंगे हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है जिसके अंदर नैब की जानिब से तलबी के नोटिस जारी किए गए थे चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से, और आज वो नैब ऑफिस मेलोडी जो है वो पेश भी हुई थी, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे नैब की जानिब से 11 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी फराहम किया गया है। और उन सवालात के अंदर बहुत सारे बुशरा बीबी के फराह गोगी के हवाले से जो है वो सवालात भी किए गए, जिसके अंदर नैब की जानिब से सवाल किया गया कि फराह गोगी से आपका ताल्लुक क्या है, अलकादिर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था, कि और एक और इम्पोर्टेंट जो केस था उसके हवाले से, जो कि इस केस से बिल्कुल रेलिवेंट भी नहीं है, वो सवाल किया गया कि क्या आपने फ़िक़ह या दर्स निज़ामी का कोई कोर्स किया हुआ है। एक सवाल ये भी था कि क्या आप अलकादिर ट्रस्ट से बतौर मौलमा भी मराहत लेती रही हैं। तो 11 ये सवालात थे जो कि नैब की जानिब से पूछे गए हैं। सही, हसीब मलिक तफसील आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिए चलेंगे। 1000 वॉलंटियर रिटर्न गए, उनको किसी ने पकड़ा नहीं है यहाँ से हाथ से पकड़ के कि आप जाएं ट्रक पे बैठे। तो इसका मतलब है सिर्फ 8000 लोग जो है वो गवर्नमेंट ने भेजे। अब उन 8000 लोगों के लिए हमने एक पोर्टल एड्रेस बनाया, हमने एक टेलीफोन लाइन दिया जिसकी मीडिया में तशहीर की गई। क्या आपको कोई शिकायत हो तो आप इस नंबर पे शिकायत करें। अब उसमें जो इस वक्त तक कंप्लेंट्स आई हैं सितंबर से लेकर अभी तक, टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आर 569, जिसमें से फॉलो अप किया गया। मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूं सर। 82% लोग जो हैं वो हमारे फॉलो अप से वो सेटिस्फाइड हुए। बाकी जो 18% हैं वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं, अनसेटिस्फाइड है। उनके इश्यूज हम अलहदा से हैंडल कर रहे हैं। अब परसेप्शन इज डिफरेंट सर, रियलिटी इज लिटिल डिफरेंट। ये जरूर है कि आप देखें पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। पाकिस्तान का फॉरेन एक्ट कहता है कि आप फॉरेनर पकड़ेंगे जो इलीगल है, उसको जाके जेल में बंद करेंगे, उसको जेल में बंद करके फिर उसका ट्रायल करेंगे और फिर उसको डिपोर्ट करेंगे। हमने उसको आसान बनाने के लिए उस ट्रायल को, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट का अख्तियार है, फेडरल कैबिनेट ने उसको वेवर दिया है ताकि अब उनको अदालतों में, जेलों में उनको तकलीफ ना पहुंचाए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अक्टसगई का कहना है कि 2 रोज़ में 1500 लोगों को हिरासत में लेकर चमन बॉर्डर भेजा गया है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को तमाम सहूलियात दे रहे हैं। बाज़ अगवान हुकाम सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा में 50,000 से ज़ायद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुआवनत करने वालों पर जल्द हाथ डालेंगे। जिन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई है वो नहीं बचेंगे। जान अचकजी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तकरीबन 2 दिन में हमने 1500 लोगों को कस्टडी में लिया है और उनको बॉर्डर चमन यानी क्रॉसिंग पॉइंट्स तक हमने उनको डिलीवर किया है। कोशिश यही है कि इस वक्त जो लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है जाने वालों की, उनको हम फैसिलिटेट करें। बाज़ अफ़गान हुकाम सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा के फिगर्स जो है वो तकरीबन अभी हम लोग 50,000 से ज़्यादा हमने कार्ड्स ब्लॉक किए हैं। अभी इन लोगों पे हाथ डाला जाएगा जिन्होंने ये कार्ड्स में मावनत किया है। जिन लोगों ने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है वो नहीं बचेंगे, चाहे उनकी तादाद जितनी भी हो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि गैस की कीमतें बढ़ने से सनतें तबाह हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया की गुलामी हुकूमत और नेपरा करती है। IMF का असल एजेंडा हमें गुलाम बनाना है ताकि अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। अवाम इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करें। गैस की प्राइस बढ़ने के नतीजे में सनतों का क्या हाल हो गया है। पहले ही यहाँ पर प्रॉब्लम है, पहले ही डॉलर की और इन सब चीज़ों के नतीजे में पूरी सनतें तबाह हुई कि इलेक्ट्रिक माफिया, उस माफिया की सरपरस्ती नेपरा और हुकूमत करती है और हर जमात करती है। का IMF का असल एजेंडा हमें गुलाम बनाने का है, हमें एम्पावर करने का, अपने पैरों पे खड़ा करने का नहीं है।
اسرائیلی فوج کا محاصرہ غزہ میں صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے۔ اسپتال قبرستانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، جبکہ الشفا کے بعد غزہ کا دوسرا بڑا ہسپتال القدس بھی ایندھن نہ ہونے کے باعث غیر فعال ہو چکا ہے۔ الشفا ہاسپٹل میں ICU وارڈ کے تمام مریض دم توڑ گئے ہیں اور میڈیا کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ مریض ادویات، پانی اور کھانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اموات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا محاصرہ غزہ میں صورتحال انتہائی سنگین، اسپتال قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے۔ امریکہ کی غزہ میں پھنسے اپنے شہریوں کے انخلاء کی تشویش بڑھ گئی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے امیر قطر سے رابطہ کر کے امریکیوں کے انخلاء پر تعاون کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو ایک میٹر فاصلہ طے کرنے کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال میں شدت آتے ہی امریکی تشویش بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور امریکی شہریوں کے انخلاء پر تعاون کرنے کا مطالبہ کیا۔ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جیک سولیوان نے اسرائیل کو متنبہ کیا کہ غزہ کے اسپتالوں میں آگ اور خون کا کھیل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسرائیلی افواج پر واضح کر دیا ہے غزہ کے اسپتالوں میں آتش گیر ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی سے گریز کیا جائے۔ بیروت میں حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا تھا کہ جنگ جتنی لمبی ہوگی غزہ کی ریت میں اسرائیل کے پاؤں اتنے ہی زیادہ دھنس جائیں گے۔ اسپتال حملے کی جواب دہی میں ناکامی پر اسرائیل کو مزید اسپتالوں میں قتل عام کی شے ملی۔ ان کا کہنا تھا ریاض سربراہ اجلاس میں فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے مؤثر فیصلوں کا فقدان تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام بہت ضروری ہے۔ جنگ میں 70% خواتین اور بچے نشانہ بن رہے ہیں۔ OIC اجلاس کے بعد امدادی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ طاہر محمود اشرفی لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پوری دنیا پکار رہی ہے کہ یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو اور امدادی سرگرمیاں وہاں شروع ہو۔ 70% بچے اور عورتیں اس جنگ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 3 چیزیں جو کہ بہت اہم ہیں، نمبر 1 فوری جنگ بندی، نمبر 2 امدادی سرگرمیاں آزادانہ طریقے سے وہاں شروع کرنے دی جائے۔ دنیا کو اس کے اوپر اپنا پریشر بڑھانا ہوگا اور ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ بھی تیز ہوئی ہیں OIC کے اجلاس کے بعد۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dunianewshd.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD، کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا۔